हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस एंड आज के इस वीडियो में हम सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड साथ के साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे इट सेज when the level of competition is increasing or decreasing, the greater or lower will be the pressures on the profitability of the companies in the industry। यानी कि लेवल ऑफ कंपटीशन के इंक्रीज होने से जो प्रेशर है प्रॉफिटेबिलिटी का कंपनीज के ऊपर इंडस्ट्री में वो कम होता है या ज्यादा होता है। तो जो लेवल ऑफ कंपटीशन है एंड प्रेशर ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है, दीज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। यानी कि अगर लेवल ऑफ कंपटीशन इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी यहां पर ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग जो प्रेशर होगा कंपनी के ऊपर वो भी इंक्रीज होगा। तो कंपटीशन के साथ प्रेशर जो है प्रॉफिटेबिलिटी का वो भी इंक्रीज होगा। लाइकवाइज अगर कंपटीशन है तो आप नए फीचर्स देंगे, जल्दी से तकनीक में बदलाव करेंगे। ठीक है, प्राइजेस को कम करने की कोशिश करेंगे, कंपिटिटिव प्राइजेस रखेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीजों में जो प्रेशर है प्रॉफिटेबिलिटी का वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कमर्शियल अप्रेजल कंप्राइजेस द स्टडी ऑफ वेदर द फर्म इज फाइनेंशियल स्ट्रांग, प्रोडक्ट्स ऑफ द फर्म हैज गुड डिमांड एंड मार्केट एक्सेप्टेंस, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई और नन ऑफ द अबव। सो कमर्शियल अप्रेजल कंसिस्ट ऑफ कंप्राइजेस ऑफ द स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट्स कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी है, फर्म के जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं या फिर जो गुड्स हैं उनकी क्या डिमांड है। So option B will be the right answer over here. Next question says which of the following is not part of collateral analysis under the credit rating for securitization. Next it says which of the following is not part of collateral analysis under the credit rating for securitization. तो securitization के लिए जो credit rating की जाती है उसमें कौन से जो ऑप्शन है that is not part of collateral analysis. तो collateral analysis होता क्या है? तो बेसिकली जो भी हमारे पास कोलेटरल सिक्योरिटी है उसका एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह से ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है लोन को। यानी कि जो भी कोलेटरल की प्रोसीड्स होंगी, यानी कि जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी की प्रोसीड्स होंगी, जो भी यहां पर पैसा उनके थ्रू मिलेगा उनके थ्रू किस तरह से लोन अमाउंट को सेटिस्फाई किया जा सकता है उसके बारे में है। तो ऑप्शंस आर स्टैटिक पूल एनालिसिस ऑफ द ओरिजिनेटर्स पोर्टफोलियो, B it says servicing standards, C it says prepayments, D it says comparison with the entire loan portfolio. So option A that is static pool analysis में basically रहता क्या है कि particularly securitization के केस में जो originator है यानी कि जिसकी सिक्योरिटीज को पूल करके स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो सर्टिफिकेट्स को पास थ्रू करेगी। ठीक है, यानी कि यहां पर ओरिजिनेटर है, यहां पर स्पेशल पर्पस व्हीकल है एंड फर्दर यहां पर क्या है, इन्वेस्टर्स हैं जो इस तरह के सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ओरिजिनेटर की सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, तो यानी कि पूल ऑफ सिक्योरिटीज कौन प्रोवाइड करता है, यहां पर ओरिजिनेटर प्रोवाइड करता है। तो यहां पर स्टैटिक जो पूल एनालिसिस है ये बेसिकली एक रिस्क एनालिसिस रहता है। यानी कि जो ये पूल ऑफ सिक्योरिटीज है ना, लाइकवाइज मान लीजिए अगर ये हाउसिंग लोन है, ठीक है, तो ये पूल ऑफ सिक्योरिटीज है, इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है इस पोर्टफोलियो के साथ उनके बारे में आप बात करें। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कोलेटरल एनालिसिस। क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन के केस में कोलेटरल क्या है, कोलेटरल तो ये सिक्योरिटीज ही है ना। ठीक है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कोलेटरल एनालिसिस। ऑप्शन बी इट सेज सर्विसिंग स्टैंडर्ड्स। सर्विसिंग स्टैंडर्ड का मतलब रहता है कि जब इन सिक्योरिटीज के जो बोरोअर हैं, यानी कि बोरोअर्स ने हाउसिंग लोन ले रखे हैं, यहां पर हम हाउसिंग लोन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो बोरोअर है, जब यहां पर वापसी आएगी यानी कि ये यहां पर रिकवरी देते हैं, बोरोअर जो यहां पर रिकवरी देगा तो यहां पर उस रिकवरी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, रिमिट किया जाएगा, रिकंसाइल प्रोसेस क्या रहेगा सिक्योरिटाइज्ड प्रॉपर्टी के ऊपर। यानी कि ये पूल ऑफ सिक्योरिटी क्या है, आपकी सिक्योरिटाइज्ड प्रॉपर्टी है जो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इनको सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट करके फर्दर इसको इन्वेस्टर्स को देगी। ठीक है, तो यहां पर जो सर्विसिंग स्टैंडर्ड्स है वो किसके साथ डील करता है, दैट डील्स की यहां पर जब रिकवरी आएगी तो उसके केस में उसे किस तरह से कैलकुलेशंस की जाएंगी, किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, किस तरह से रिकंसाइल किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं।
सो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द कोलेटरल एनालिसिस। सो वो कोलेटरल एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है जब हम क्रेडिट रेटिंग करते हैं। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर। थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज रिगार्डिंग द प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का मतलब है कि जहां पर लोन की मैच्योरिटी से पहले ही वहां पर पैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, वो प्री पेमेंट है। तो प्री पेमेंट के केस में भी जो है ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज आल्सो नॉट रिलेटेड टू द कोलेटरल एनालिसिस। ऑप्शन डी इट सेज कंपैरिजन विद द इंटायर लोन पोर्टफोलियो, यानी कि ये जो यहां पर कोलेटरल एनालिसिस है ना, यहां पर जो कोलेटरल आपके पास अवेलेबल है उसको आप डील करते हैं किसके साथ, उसको आप मैच कर रहे हैं विद द होल सेट ऑफ द सिक्योरिटीज जो इस ओरिजिनेटर की और पोर्टफोलियो रहेगा सिक्योरिटीज का, उसके साथ मैच कर रहे हैं क्रेडिट रेटिंग करने के लिए। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कोलेटरल एनालिसिस क्रेडिट रेटिंग। तो कोलेटरल एनालिसिस में क्रेडिट रेटिंग के अंदर ये चीज आती है। इसी तरह से जो प्री पेमेंट है, यानी कि यहां पर जब प्री पेमेंट होगी तो प्री पेमेंट के केस में सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज पार्ट की आपकी कोलेटरल की जो वैल्यूज हैं वो किस तरह से हैं, यानी कि जो प्री पेमेंट है हो सकती है नहीं हो सकती है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्रेडिट रेटिंग फॉर द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द कोलेटरल एनालिसिस। सो ऑप्शन बी जो है दैट इज नॉट द related one to the collateral analysis, so is a right answer. Next question says which one of the following facilities is not applicable in respect of post shipment finance to the eligible exporters। तो कौन सी फैसिलिटी जो है वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो दिया जाता है एलिजिबल एक्सपोर्टर्स को, उसके केस में एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट इट सेज नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, सेकंड इट सेज एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंस, थर्ड इट सेज एडवांस अगेंस्ट ड्यूटी ड्रॉबैक्स, and fourth it says EPC in foreign currency. Next question it says which one of the following facilities is not applicable in respect of post shipment finance to eligible exporters, that is negotiation of export bills, advance against undrawn balances, advance against duty drawbacks, and fourth it says EPC in foreign currency. So EPC जो है that is export packing credit, वो किस केस में अवेलेबल रहता है, that is available in case of the प्री शिपमेंट फाइनेंस। ये प्री शिपमेंट फाइनेंस का पार्ट है, दैट इज नॉट कवर्ड, नॉट अवेलेबल एज अ फैसिलिटी अंडर द पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस टू द एलिजिबल एक्सपोर्टर्स। सो ऑप्शन डी जो है यहां पर दैट विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा जो है दैट इज नेगोशिएशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स, वो अवेलेबल है, ठीक है। फर्दर इट इज एडवांस अगेंस्ट अनड्रॉन बैलेंसेस, दैट इज आल्सो अवेलेबल। ड्यूटी ड्रॉबैक के अगेंस्ट भी यहां पर एडवांस दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों फैसिलिटीज यहां पर दी जा सकती हैं टू द एक्सपोर्टर्स, एलिजिबल एक्सपोर्टर्स एज पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। फर्दर इसके अलावा जो एक्सपोर्ट बिल जो परचेज है या फिर डिस्काउंटिंग है वो भी इसमें एप्लीकेबल रहती है। एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस भी एप्लीकेबल रहता है। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन भी एप्लीकेबल रहता है, लेकिन ईपीसी जो है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस। ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटीज बैंक इज एट अ डिसएडवांटेज इन वेरीफाइंग द एंड यूज ऑफ फंड्स। तो कौन से फैसिलिटीज के केस में जो बैंक है उसके ऊपर एक डिसएडवांटेज रहता है कि वो जो फंड्स हैं उनका एंड यूज को वेरीफाई नहीं कर सकता। ऑप्शन ए इट इज अ बिल परचेज, ऑप्शन बी इट इज अ कैश क्रेडिट, ऑप्शन सी इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो बिल परचेज के केस में भी एंड यूज ऑलरेडी वेरीफाइड रहता है एंड लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में भी एंड यूज वेरीफाइड रहता है, क्योंकि आपके पास यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं टू द टाइटल ऑफ गुड्स वो आपके पास अवेलेबल रहते हैं। लेकिन कैश क्रेडिट के केस में आप एंड यूज को वेरीफाई कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक कंटिन्यूस अकाउंट है, ये एक रनिंग अकाउंट है, रनिंग फैसिलिटी है, जिसके बेस में आप यहां पर आप इसका एंड यूज जो है वो वेरीफाई कर ही नहीं सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल रिस्क इन द क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। तो क्रेडिट रिस्क असेसमेंट में कौन सा जो रिस्क है वो एक एक्सटर्नल रिस्क है। मैनेजमेंट रिस्क, प्रोजेक्ट रिस्क, इंडस्ट्री रिस्क, बिजनेस रिस्क। सो मैनेजमेंट रिस्क क्या है, जहां पर प्रॉपरली चीजों को मैनेज नहीं किया जा रहा। प्रोजेक्ट रिस्क क्या है, प्रोजेक्ट की कंप्लायंस को लेकर है। इंडस्ट्री रिस्क क्या है, जो कंपटीशन इंपोज करता है। इंडस्ट्री रिस्क यानी कि बाहर से जो रिस्क आता है, सो दैट इज द एक्सटर्नल रिस्क। तो हमने यहीं पर यही फाइंड आउट करना था कि कौन सा जो रिस्क है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट वो एक्सटर्नल रिस्क है। सो इंडस्ट्री रिस्क ओवर हियर इज द एक्सटर्नल रिस्क। एंड फर्दर बिजनेस रिस्क क्या रहता है, लाइकवाइज कि जो आपके प्रॉफिट एंटीसिपेटेड थे, जो आपने सोचे थे उससे कम प्रॉफिट होंगे, वो क्या है, बिजनेस रिस्क है। या फिर हो सकता है प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो जाए, वो भी क्या है, बिजनेस रिस्क है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिस्क कौन सा है यहां पर, इंडस्ट्री रिस्क जो है दैट इज अ एक्सटर्नल रिस्क ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज कैन हेल्प
कंपेयर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। जब हमने डिफरेंट एंटिटीज की एफिशिएंसी को कंपेयर करना है तो कौन सी रेशियो हमारी हेल्प कर सकती है? फर्स्ट इट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, सेकंड इट इज एसेट टर्नओवर रेशियो, थर्ड इट इज रिटर्न ऑन एसेट्स, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। हमने कंपेयर क्या करना है? एफिशिएंसी को कंपेयर करना है। कौन सी? ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को कंपेयर करना है ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज। सो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है? नेट प्रॉफिट रेशियो इज कि जो आपके पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स हैं डिवाइडेड बाय द नेट सेल्स। ऑप्शन 1 की बात करें, ठीक है। ऑप्शन 2 कौन सी है? दैट इज एसेट टर्नओवर रेशियो, दैट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स और रेवेन्यू टू एवरेज एसेट्स। टोटल सेल्स टू जो आपके पास एवरेज एसेट्स हैं उनकी रेशियो है एसेट टर्नओवर रेशियो। थर्ड वन इज इट इज अ रिटर्न ऑन एसेट्स। सो रिटर्न ऑन एसेट जिसे हम आरओए कहते हैं, ये हमें बताती है कि आपके पास जो एसेट्स थे उसके बदले आप कितना प्रॉफिटेबल रहे हैं, आप कितना प्रॉफिटेबल रहे हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट क्या है? एक इंडिकेटर है कि लाइकवाइज कंपनी ने अपने एसेट्स को किस हिसाब से ऑपरेट किया है, यानी कि टोटल एसेट्स के रिलेटिवली कंपनी कितना प्रॉफिटेबल रही है। जबकि जो यहां पर एसेट टर्नओवर रेशियो है दैट इज अ मेजर कि कंपनी किस तरह से अपने यहां पर एसेट्स का इस्तेमाल कर रही है टू जनरेट द रेवेन्यू, यानी कि जो एफिशिएंसी को दर्शाती है, ठीक है। जबकि यहां पर आरओए में हम बात करते हैं कि आपने एसेट्स के ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिली, लेकिन यहां पर हम बात करें रिगार्डिंग द एफिशिएंसी। हमने एफिशिएंसी को कंपेयर करना है ना डिफरेंट एंटिटीज की, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर जो रेशियो है दैट इज एन इंडिकेटर कि एफिशिएंसी कितनी है कंपनी की, यानी कि जो कंपनी है अपने एसेट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर रही है टू जनरेट द रेवेन्यू। जितनी ज्यादा एसेट टर्नओवर रेशियो रहेगी उतनी ज्यादा एक कंपनी एफिशिएंट है, वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर रही है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डिसीजन टू इनिशिएट रिकॉल और रीपेमेंट ऑफ लोन नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू बोरोअर विद इन हाउ मेनी डेज। यानी कि जब भी हमने कोई नोटिस निकालना है रिगार्डिंग की लोन को रिकॉल करना है, रिकॉल करने का मतलब रहता है लाइकवाइज कोई टर्म एंड कंडीशन थी लोन में जो काफी इंपॉर्टेंट थी लेकिन बोरोअर ने उसे फुलफिल नहीं किया, उसके केस में बैंक क्या कर सकता है? लोन को रिकॉल कर सकता है। तो इस तरह से लोन को रिकॉल करने के लिए बैंक को एक नोटिस देना पड़ता है। वो नोटिस पीरियड कितने दिन का दिया जाएगा? दैट विल बी ऑफ द 15 डेज। वो 15 डेज का नोटिस रहेगा। सो आंसर विल बी द ऑप्शन डी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू एनपीए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट लोन्स। तो प्रोजेक्ट लोन्स के केस में एनपीए क्लासिफिकेशन को लेकर कौन सी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सो स्टेटमेंट्स ओवर हियर आर द रिवाइज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन फॉल्स विद इन 2 years फ्रॉम द ओरिजिनल डीसीसीओ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज रीस्ट्रक्चरिंग। तो कहने का मतलब है रिगार्डिंग की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट लोन है रिगार्डिंग द नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली कोई आपका प्रोजेक्ट लोन है यहां पर, एंड इसकी जो डीसीसीओ थी दैट वाज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, जिस तारीख से इसने कमर्शियल ऑपरेशन को स्टार्ट करना था। तो अगर यहां पर डिले रहता है, यानी कि यहां पर अगर ऑपरेशंस में डिले रहता है 1 साल से ज्यादा समय का, यानी कि जिस समय पर ये कंप्लीट होना था, जो आपके फाइनेंशियल क्लोजर में जो आपने डेट डिटरमिन की थी, तो उससे 1 साल ये क्या हो गया? डिले हो गया, 1 year डिले रहा ये। तो उसके केस में जो बैंक हैं वो एक फ्रेश डीसीसीओ यहां पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेश डीसीसीओ को यहां पर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, एंड जो क्लासिफिकेशन रहेगी लोन की वो क्या रहेगी? स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन रहेगी। तो इस तरह के केसेस में जो लोन अकाउंट है दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ रीस्ट्रक्चर्ड, तो उसे रीस्ट्रक्चरिंग हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन बी सेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डिलेड फॉर रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर्स एंड डीसीसीओ इज एक्सटेंडेड अप टू अ पीरियड ऑफ 3 years। पहली चीज तो ये समझ लीजिए यहां पर कि प्रोजेक्ट लोन होता क्या है। प्रोजेक्ट लोन का मतलब है कोई भी टर्म लोन जो एक्सटेंड किया गया है ताकि कोई इकोनॉमिक वेंचर को सेटअप किया जा सके। तो बैंक को एक डीसीसीओ को, यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन को यहां पर फिक्स करना पड़ता है। तो जहां पर
ऐसी सिचुएशंस हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रमोटर्स हैं, तो उसके केस में जो DCCO है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो ऑप्शन बी भी यहां पर क्या है, करेक्ट है। थर्ड, इट सेज एसेट क्लासिफिकेशन बेनिफिट्स आर एप्लीकेबल टू कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट ओवर हियर बिकॉज क्योंकि जो एसेट क्लासिफिकेशन बेनिफिट हैं दैट वुड नॉट बी अवेलेबल टू द कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर अगर CRE प्रोजेक्ट्स को यहां पर रीस्ट्रक्चर किया गया है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है यहां पर गलत है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर हमें इनकरेक्ट को ही फाइंड आउट करना है, ऑप्शन सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इट सेज प्रोविजन ऑफ 0.40% इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिवीजन इन द ओरिजिनल DCCO विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो अगर स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के बीच में जो ओरिजिनल DCCO थी उसको अगर रिवाइज किया जाता है तो उसके केस में जो प्रोविजन रहेगी डेट इज रिक्वायर्ड टू बी 0.40%। तो उसके केस में जो DCCO है डेट विल बी 0.40%। सो दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो अगर रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में किया जाता है तो DCCO के केस में अगर रिवाइज की जाती है तो उसके केस में जो प्रोविजन रहेगी वो 0.40% ही रहेगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अदर थिंग्स हेल्ड कंटेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो। तो यहां पर फॉर्मूला क्या रहता है, डेट इज क्विक एसेट्स यानी कि आपके जो करेंट एसेट्स हैं अदर देन स्टॉक डिवाइडेड बाय द करेंट लायबिलिटीज। यानी कि अगर बाकी सभी चीजें सेम रहती हैं तो कौन सी चीज जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी क्विक रेशियो को, वी आर नीड टू सिलेक्ट इट। ओके, एंड यहां पर एक चीज हम यहां पर एज्यूम करें डेट इज करेंट एसेट आर इक्वल टू द करेंट लायबिलिटीज। सो फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाता है कैश के रिगार्डिंग, तो जब आपने फिक्स्ड एसेट को बेचा तो ये कैश में कन्वर्ट हो गया यानी कि आपका क्विक एसेट बन गया ये। तो दिस विल इफेक्ट द एसिड टेस्ट रेशियो। सेकंड ऑप्शन सेज कैश इज यूज्ड टू परचेज इन्वेंट्री। अब कैश का इस्तेमाल कर लिया यानी कि क्विक एसेट का इस्तेमाल कर लिया एक फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए, तो यहां पर क्विक एसेट कम हो गया यानी कि एसिड टेस्ट रेशियो यहां पर भी इफेक्ट होगी। ऑप्शन सी इट सेज कैश इज यूज्ड टू पे ऑफ द अकाउंट पेबल्स। अब आपके अकाउंट पेबल से उनको पे करने के लिए कैश का इस्तेमाल करिए यानी कि क्विक एसेट फिर से हिल गए। तो कहने का मतलब है कि आपका जो क्विक रेशियो है वो फिर से चेंज हो जाएगी। फर्दर इट सेज अकाउंट रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड। अकाउंट रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड। सो अकाउंट रिसीवेबल क्या है, वो भी आपका क्या है, क्विक एसेट है। अकाउंट रिसीवेबल भी क्या है, क्विक एसेट है। एंड आपका अब रिसीव हुआ या तो बैंक बैलेंस के थ्रू हुआ होगा या फिर वो कैश के थ्रू हुआ होगा, यानी कि एसेट क्विक एसेट ही क्विक एसेट में कन्वर्ट हो गया। सो उसके केस में जो हमारी एसिड टेस्ट रेशियो है वो उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं रिगार्डिंग द CCP कोर्स तो आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अपना नेम लिखकर CCP लिखकर, डेट इज 8360944207। इस नंबर पर आपको अपना नेम लिखकर एंड जिस भी आप कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइकवाइज अगर आप CCP का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CCP साथ में लिखकर मैसेज कर दीजिए। वी विल बी एडिंग इट टू द अप्रोप्रिएट ग्रुप। एंड साथ के साथ जो फुल कोर्स वीडियोस है CCP के लिए एंड जो मॉक टेस्ट सीरीज पैक है फॉर CCP दैट इज अवेलेबल एट आवर वेबसाइट दैट इज iibf.info। तो इस वेबसाइट पर जाकर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।